आज जो हम कवर करेंगे डेटाबेस वो फायरबेस कर लेते हैं। सही है, ताकि सेम वो हो जाए। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना थोड़ा सा हमें माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। जो पहले हम कर रहे थे ना उससे थोड़ा फ्लो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसमें क्या होता है। क्योंकि फायरबेस की जो डेटाबेस है ना, तो ये हमारा क्लाइंट है। सही है, और ये सर्वर है नेक्स्ट.जेएस का। सही है। नॉर्मली अब हमारी डेटाबेस आएगी तो वो यहाँ पे आएगी ना, डेटाबेस ऐसे ही है ना जो हमने सीखा था। अच्छा, अब क्या है कि जो अगर हम डेटाबेस फाइल बेस की बात करते हैं ना, तो अब इसमें आके थोड़ा फंडामेंटल चेंज हो जाता है। वो ये कि जो फायर बेस वाली डेटाबेस है ना, वो एक टेक्निक होती है सर्वर लेस, ये इसको सपोर्ट करती है। यानी कि हमने जो सीखा है ना फ्लो, वो हमने फ्लो सीखा है क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ऐसे ही है ना। वो गेट पोस्ट डिलीट रिक्वेस्ट हो सकती है, और वो रिक्वेस्ट आगे करता है किसको, डेटाबेस को। और रिस्पॉन्स का फ्लो भी सेम ही रहता है ऐसे। यही हमने फ्लो अंडरस्टैंड किया है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं सर्वर आर्किटेक्चर। इसको क्या बोलते हैं, सर्वर आर्किटेक्चर। यानी कि सर्वर के थ्रू सारा फंडामेंटल होता है। अच्छा, इसके अगेंस्ट हमारे पास एक और आर्किटेक्चर मशहूर है जिसको हम बोलते हैं सर्वरलेस। उसमें क्या होता है कि सर्वर बीच में से निकल जाता है। अब ये जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, ये सर्वर वाला काम भी सारा कर रहा होता है। मतलब क्या कि क्लाइंट डायरेक्टली हमारे सर्वरलेस आर्किटेक्चर से बात करेगा। मतलब हमें ये लगेगा कि क्लाइंट सीधा फायरबेस से बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बीच में सर्वर भी होता है, लेकिन वो सर्वरलेस जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वर की मैनेजमेंट है ना, ये हमें हुई हुई मिलती है सर्वर एज अ सर्विस। वो हमें सर्विस के तौर पे बना बनाया मिल जाता है। तो हम ऐसे ही लग रहा है कि हम सीधी डेटाबेस से बात करते हैं, हम अपनी दिल से डेटाबेस से बात करते हैं, लेकिन वो बीच में उन्होंने सर्वर खुद से बनाया हुआ है। तो इसीलिए इस आर्किटेक्चर को बोला जाता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर, क्योंकि सर्वर को हम रिक्वेस्ट नहीं करते। तो ये हम करते हैं डेटाबेस को रिक्वेस्ट, लेकिन जो हमें नजर आती है विजुअली तौर पे ऐसे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम इसको ही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और ये हिडनली तौर पे, यानी कि ये वाला जो सारा फंडामेंटल है ना, ये सर्वर जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज लाइक फायरबेस, वो इसको हिडनली तौर पे हमें प्रोवाइड करती है। इसको इसलिए हम इसको सर्वरलेस बोलते हैं, यानी कि सर्वर का काम वो खुद करते हैं, हमें नहीं करने की जरूरत होती। यानी कि हमने जस्ट डेटाबेस से बातचीत करनी है। एक्चुअली में वो बातचीत सर्वर से हो रही है, वो सर्वर का सारा कोड वो खुद से मैनेज कर रहे हैं, और खुद डेटाबेस से बातचीत करके रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं। बात समझ रहे हो। लेकिन हम कहते हैं कि डेटाबेस में ये डाटा रख दो, उसके फंक्शन को कहते हैं। तो समझो कि हम वो जो फंक्शन है वो सर्वर पे लिखा होगा, वो हमने नहीं लिखा, उसने लिखा होगा। वही फिर फंक्शन डायरेक्टली डेटाबेस से बातचीत करके हमें डाटा को डिलीट अपडेट और करंट परफॉर्म करता है। सही है। दूसरा तरीका ये भी है, दोनों तरीके काम के हैं। एक तरीका ये है कि हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे चलें और डायरेक्टली क्लाइंट हमारी फायरबेस डेटाबेस से बात करे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि हम route.js में एपीआई बनाएं, वो एपीआई रिक्वेस्ट करें किसको, डेटाबेस को। अच्छा, इस वाले फ्लो में और इस वाले फ्लो में आपको मेजर डिफरेंस क्या लगता है। एक तो हमें route.js नहीं डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर में जाते हैं। अगर हम सर्वरफुल आर्किटेक्चर में जाते हैं तो हमें राउट यानी कि पोस्ट गेट अपडेट डिलीट खुद से बनानी पड़ेगी, और फिर वो डेटाबेस से बात करेगा। बात समझ रहे हैं। और इन दोनों के फ्लोज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि इसमें हमें खुद से एपीआई लिखनी है, एपीआई के अंदर फिर हम डेटाबेस से बात करेंगे। अच्छा, ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर हर डेटाबेस सपोर्ट नहीं करती। मतलब ऐसे नहीं कि मोंगोडीबी में इसी फ्लो के साथ ही जाना पड़ेगा। पोस्टग्रेस में भी ऐसे ही है, जितने भी बाकी डेटाबेसेस हैं वो सब ऐसे ही। ऐसी डेटाबेसेस जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे बनी हैं, उनमें हम क्लाइंट से डायरेक्टली डेटाबेस से बात कर सकते हैं। लेकिन वो हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम डायरेक्टली डेटाबेस से बात कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा
नहीं है, वो एक्चुअली में सर्वर की उसने गेट पोस्ट डिलीट खुद से लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर बोल रहे हैं। तो हमने ये चूज करना है इन दोनों में से। अच्छा, फायरबेस के अलावा भी है, AWS का है एम्पलीफाई, AWS एम्पलीफाई करके, यानी कि जो सर्वरलेस फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हैं उसके अंदर। नहीं, वेबसॉकेट डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें फायरबेस एक सर्वरलेस सर्विस है, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो AWS एम्पलीफाई है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक और सर्विस है जिसका नाम है serverless.com। इस तरह और भी क्लाउड देते हैं, लेकिन फेमस यही तीन है, firebase.com, AWS एम्पलीफाई और serverless.com। सुपरबेस भी आ गया है आजकल, वो भी है इस लिस्ट में। तो फायरबेस और सुपरबेस और AWS एम्पलीफाई और serverless.com, ये ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो हमें सर्वरलेस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, सही है। लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम रहती है ना, वो कहाँ पे आती है कि चूंकि अब सर्वर बीच में से निकल गया है, तो हम क्लाइंट से डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं सर्वर से, तो होगा क्या कि SEO बीच में से प्रॉब्लम करेगी। नहीं, जब सर्वर से ही नहीं डाटा आ रहा, पेजेस सर्वर से रेंडर ही नहीं हो रहे, क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहे हैं, तो फिर SEO वाला सारा सिलसिला जो हम पढ़ते आए हैं वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सही है। तो नॉर्मली हम रिएक्ट में ये काम करते थे, Next.js के अंदर मुझे लगता है कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाना चाहिए, यानी कि फायरबेस से भी बात करनी है वो थ्रू सर्वर करें, ताकि जो डाटा है वो SEO से घूम के आए और उसको हम रैंक करवा सकें। सिक्योरिटी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि डेटाबेस को कभी भी क्लाइंट साइड से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए ड्यू टू द सिक्योरिटी। अब चूंकि ये हम डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, हम फायरबेस से कर रहे हैं, फायरबेस के अंदर डेटाबेस है, 2 रियल टाइम डेटाबेस और फायरस्टोर। अभी जो फायरबेस से बात कर रहे हैं एक्चुअली ये फायरबेस सर्वर है, बात समझ रहे हैं। वो हमें बिहाइंड द सीन जो हमने काम करना होता है उसने खुद करके रखा हुआ है, और उस चीज के वो हमसे कॉस्ट लेता है, क्योंकि वो सर्वर को एज ए सर्विस दे रहा है ना, इसलिए उसको हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर बोल रहे हैं कि उसमें सर्वर हमें खुद से नहीं लिखना पड़ता। तो इसलिए सिक्योरिटी के मेजर्स की जिम्मेदारी फिर इन वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है। बात समझ आ रही है आपको कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है सर्वर, ट्रेडिशनल सर्वर वाला आर्किटेक्चर, जिसमें क्या होगा, क्लाइंट होगा, सर्वर होगा और डेटाबेस। डेटाबेस हमेशा route.js में मतलब क्लाइंट और सर्वर से, क्लाइंट और सर्वर की, सॉरी, डेटाबेस और सर्वर की आपस में बातचीत होगी, और डाटा जो भी चाहिए वो गेट पोस्ट डिलीट यानी रेस्ट एपीआई या फिर ग्राफक्यूएल एपीआई के जरिए क्लाइंट के पास आएगा। ये एक आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था। अब दूसरा आर्किटेक्चर क्या है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, जिसमें route.js में हम जितना कोड लिखते हैं ना, वो उसमें क्या लिख रहे होते हैं कि ये डेटाबेस में डाटा अपडेट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको ये कर, वो वाला कोड ऑलरेडी सर्वरलेस फ्रेमवर्क ने लिख के रख लिया है। वो कहता है कि मेरे इस फंक्शन को कॉल करो, मैं खुद ही डेटाबेस से बात कर लूंगा। जिस तरह हमने CMS डिस्कस किए थे, अगर आप रिवाइज करो माइंड में, वो भी सेम आर्किटेक्चर ही है। उसमें क्या है कि हमें जिस डेटाबेस डिफाइन करनी है, अब वो बिहाइंड द सीन सारा काम खुद ही कर रहा है, तो यही सेम है सिस्टम है, CMS वाला सिस्टम है। CMS से ज्यादा आपको आसानी से समझ आ जाएगी। CMS में हमने क्या किया था, डेटाबेस आर्किटेक्चर डिफाइन किया, डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर दी, API कॉल कर दी। तो सेम इसी तरह हम अपना आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे कि डेटाबेस हमारे टेबल चीजें किस तरह की होंगी, और डायरेक्टली डेटाबेस से बातचीत कर रहे होंगे क्लाइंट साइड से। बात समझ आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम क्लाइंट साइड से ऐड डिलीट अपडेट तो कर देंगे, लेकिन जो फेच वाला मामला है वो स्टिल हम क्लाइंट साइड से नहीं करना चाहते। क्यों बोला, अगर हम क्लाइंट से करेंगे तो SEO इन्वॉल्व नहीं होगी, और SEO के साथ हमें चलना है, सही है। तो फिर हमें ऐसा सिस्टम ढूंढना है कि जो फेच वाला मामला है उसमें हमने यूज क्लाइंट नहीं लगाना। यूज क्लाइंट लगाते हैं तो क्लाइंट साइड बनता है ना, और जो दूसरे हैं फेच वाले वो सर्वर पे चल जाएंगे, और जो ऐड डिलीट अपडेट है वो डायरेक्टली हम क्लाइंट से ही कर देंगे। लेकिन अगर हम इस आर्किटेक्चर में हैं, फिर हमारा ऐड डिलीट अपडेट भी डायरेक्टली नहीं चलेगा, फिर हमें अपनी APIs बनानी पड़ेंगी, उन APIs को फिर कॉल करना पड़ेगा। कौन सा, अब फायरबेस वाला तरीका आसान है? नहीं, एक्चुअली होता क्या, चूंकि आपके पास आज़ादी होती है ना,
आप क्लाइंट के ऊपर बैठ के फंक्शन कॉल कर रहे हो, एक तरफ आपको सर्वर के थ्रू जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने एक चीज डिलीट करनी है या ऐड करनी है, स्टूडेंट का डाटा है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, सही है, वो फॉर्म बना हुआ है, वो फॉर्म से डाटा लेके मैंने डीबी में डालना है, सही है। अगर हम सर्वर फुल आर्किटेक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बना हुआ है क्लाइंट साइड पे और उसके अंदर मैंने लगा दिया यूज क्लाइंट, तो मतलब क्या है, ये कंपोनेंट क्या बन गया, क्लाइंट साइड। अब डायरेक्टली इसमें मैं मोंगोडीबी को अपडेट नहीं कर, कॉल नहीं कर सकता। अगर यूज क्लाइंट ना लगाता फिर कॉल कर सकता, क्योंकि वो सर्वर फुल ही कंपोनेंट है ना, सर्वर से रेंडर हो रहा है, सर्वर तो बात कर सकता है हमारे डेटाबेस से। अच्छा, अगर मैंने यूज क्लाइंट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब क्लाइंट साइड वाला कंपोनेंट डेटाबेस से बात, मोंगोडीबी हो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, इन सब से बात नहीं हो सकती। लेकिन इवन आपने यूज क्लाइंट लगा दिया तो आप फायरबेस को कॉल कर सकते हो। बात समझ आ रही है कि अगर आपने यूज क्लाइंट लगा दिया तो फिर आप डायरेक्टली फायरबेस से बातचीत कर सकते हो, इवन क्लाइंट साइड का कंपोनेंट है। एसईओ तो होगी, लेकिन ऐड डिलीट अपडेट में एसईओ क्या खराब होगी, वो तो डाटा जनरेट कर रहे हैं ना, उसमें तो डाटा आ ही नहीं रहा। एसईओ इन्वॉल्व होती है जब डाटा फेच करते हैं, जो पेजेस लेके आते हैं, तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। अभी मैं कह रहा हूं कि मैंने फॉर्म बनाया है, तो फॉर्म की क्या एसईओ है, कुछ भी नहीं। ऐड डिलीट अपडेट का केस माइंड में लेके आओ, फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म का डाटा डालने डाटाबेस के अंदर। अब अगर तो सर्वर फुल आर्किटेक्चर है, फिर मजबूरी है कि राउट डॉट जेएस डिफाइन करना है, क्योंकि डेटाबेस को सीधा यूज क्लाइंट वाले कंपोनेंट में कॉल नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी डेटाबेस है। लेकिन अगर वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर वाली डेटाबेस है फिर हम कर सकते हैं, इवन यूज क्लाइंट लगाया हुआ। ये मेजर डिफरेंस है। क्या समझ में आई बात? यूज क्लाइंट लगा के बावजूद हम उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाँ, बैकएंड लिखना पड़ेगा राउट डॉट जेएस, रेस्ट एपीएस लिखें या फिर ग्राफक्यूएल एपीएस। फिर मतलब क्या होगा, मेरा यूज क्लाइंट वाला कंपोनेंट मेरी राउट डॉट जेएस में जो मैंने एपीएस लिखी है वो कॉल कर रहा होगा, यानी कि डिलीट अपडेट और वो चीजें कॉल कर रहा होगा, ऐसे ही है। और वहां पे मेरा जो राउट डॉट जेएस में मैंने कोड लिखा वो बात कर रहा होगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। फिर हमें वो फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर वाली, यानी कि इन चारों में से किसी एक के साथ जा रहा हूं, वो फायरबेस है, एडब्ल्यूएस एम्पलीफाई है, सर्वरलेस डॉट कॉम है या सुपरबेस है, फिर मेरे पास फायदा क्या है, इवन मैंने यूज क्लाइंट लगा दिया कंपोनेंट के अंदर तो मैं फिर भी डेटाबेस वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूं। क्यों भला? मैंने आपको समझाया वो सीएमएस की तरह चलता है। हम जो फंक्शन उसका कॉल करेंगे, यानी कि हम वो जो फंक्शन है वो हमें किस चीज के थ्रू मिलता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक तरफ डेटाबेस है, एक तरफ मेरा कोड है, इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने वाली चीज क्या है, उसको क्या कहते हैं, ओआरएम। उसको क्या कहते हैं, ओआरएम कहते हैं। तो एक्चुअली उसने हमें ओआरएम बना के दिया है ना, लेकिन ये जो सर्वरलेस वाली ओआरएम है ना, वो उसका फायदा ये है कि उसके फंक्शन को मैं क्लाइंट वाले कंपोनेंट में भी कॉल कर सकता हूं। यानी कि जो प्रिज्मा के फंक्शंस हैं, इसको हम ओआरएम बोल रहे हैं, वो फंक्शंस क्या हैं प्रिज्मा के, वो क्या करते हैं, मेरे क्लाइंट को सॉरी मेरे सर्वर को डेटाबेस से बात कराने के दरमियान एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसको हम प्रिज्मा ओआरएम बोल रहे हैं, सही है। अब वो वाला फंक्शन सिर्फ मैं सर्वर वाले कंपोनेंट में कॉल कर सकता हूं अगर मैंने डेटाबेस पोस्टग्रेस या मोंगोडीबी यूज की है। क्यों? क्योंकि प्रिज्मा का जो फंक्शंस हैं वो सर्वरलेस नहीं है। लेकिन अगर प्रिज्मा के फंक्शन सर्वरलेस बन जाएं तो फिर मैं यूज क्लाइंट के अंदर भी उसको कॉल कर सकता हूं। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि अब जितने पहले हमने ओआरएम डिस्कस किए थे उसके साथ एक और ओआरएम मिलेगा हमें, और उस ओआरएम को क्या बोलते हैं, वो फायरबेस की सीएलआई बोलते हैं या सुपरबेस की सीएलआई उसका नाम है। देखो मैंने क्या डिस्कस किया था, हमने लास्ट टाइम बहुत सारे ओआरएम देखे भी थे कि कुछ ऐसे ओआरएम है जो एक से ज्यादा डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं, और कोई ऐसे ओआरएम है जो सिर्फ अपनी डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं। तो अब जो हम फायरबेस का ओआरएम डिस्कस करेंगे वो फायरबेस की डेटाबेस को सपोर्ट करता है बस, और जो सुपरबेस वाले को करेंगे वो सिर्फ सुपरबेस को सपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अब फायदा क्या है, फायदा यह है कि ये जो ओआरएम के फंक्शंस हैं वो यूज क्लाइंट में नहीं चल सकते। मैंने वजह बताई है आपको, क्या वजह है?
क्योंकि वो सर्वरलेस नहीं है। अगर हम प्रिज्मा ओआरएम देखें, अगर हम ड्रीजल देखें, अगर हम कोई भी ले आए, पीजी एडमन हमने देखा था, वो जितने भी ओआरएम्स हैं वो यूज क्लाइंट में नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वो सर्वरलेस नहीं है। बस समझ। लेकिन अगर कोई ऐसा ओआरएम है जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, उसका फायदा क्या है? वो यूज क्लाइंट के अंदर भी उसका फंक्शन, बगैर यूज क्लाइंट के भी कॉल करते हैं, यूज क्लाइंट में भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि भाई हो क्या रहा है सर्वरलेस, हो ये रहा है क्लाइंट साइड का कंपोनेंट सीधी डेटाबेस से बात कर रहा है, जो कि सर्वरफुल वाले ओआरएम्स के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है? बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करके देखें, फिर आप लोगों को बात थोड़ी और समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जेएस के अंदर, सॉरी, हमारे पास है यहाँ पे लर्न नेक्स्ट जेएस, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट है यहाँ पे प्रोजेक्ट बने हुए। सही है। अ- अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने एक दो एग्जांपल बना के रखी है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। ये मैंने एग्जांपल बनाई है नेक्स्ट मोंगोज ओआरएम। मोंगोज ओआरएम में मतलब क्या है? सिर्फ ये मोंगो डीबी को सपोर्ट करेगा। इसके साथ हम फायर इसके फंक्शन कॉल करूंगा, क्या पोस्टग्रेस में डाटा डाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये वाला ओआरएम किसको सपोर्ट करता है? ओनली मोंगो डीबी को। अच्छा, लेट्स सपोज इसका ओआरएम बन गया सारा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ओआरएम के साथ इसकी ये कुछ कन्फिग्रेशन है वो कर ली। अभी के लिए हम ये जो है वो चीज़ नहीं देख रहे। सही है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब मैंने इसके फंक्शन को कॉल किया यूजर मॉडल टार्ट फाइंड। ये एक ऐसा फंक्शन है जो डेटाबेस से डाटा फाइंड करके लेके आता है। लेकिन ये वाला फंक्शन तब तक चलेगा क्योंकि मोंगोज है, और मोंगोज सर्वरलेस नहीं है। इस फंक्शन को मैं कॉल कर पा रहा हूं, देखो, रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर। लेकिन एक चीज नोटिस करें, ये रिएक्ट का सर्वर वाला कंपोनेंट है या क्लाइंट वाला? सर्वर वाला। अब मैं जैसे ही इसके अंदर लगाऊंगा ना यहां पे क्या, यूज क्लाइंट, ये कोड चलना बंद हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन गया। अब ये क्लाइंट बन गया तो क्लाइंट मोंगोडीबी की डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, इसके लिए सर्वर चाहिए। या तो मैं इसी कंपोनेंट को सर्वर बनाऊं, या फिर मैं राउट डॉट जेएस में ये वाला कोड लिखूं, मोंगोडीबी वाला। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? मैं इसको चला के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को और बात समझ में आ जाए। अभी हम इसका ओआरएम, सॉरी, क्या हो रहा है? क्लाइंट साइड के अंदर सर्वर साइड नहीं, हाँ, क्लाइंट साइड के अंदर सर्वर साइड नहीं कॉल कर सकता वो, मतलब नेटस्पेस में लॉग नहीं है। तो एक स्लाइडर है, उसमें आपने प्रोडक्ट शो करवाने हैं। स्लाइडर में तो क्लाइंट साइड लगेगा ही क्योंकि उसमें बटन लगेगा। हाँ, नहीं, वो बटन के कंपोनेंट को हमने ये डिस्कस किया था कि एक सर्वर वाले कंपोनेंट में क्लाइंट वाला कंपोनेंट कॉल है, तो बटन को एक छोटा कंपोनेंट बना के उसको क्लाइंट बनाएंगे और उसको सर्वर वाले कंपोनेंट मेन में कॉल कर देंगे। हैं? हाँ, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी हैं जो सिर्फ क्लाइंट साइड पे वर्क करती हैं। तो अभी बहुत बड़ा चैलेंज फेस हो रहा है नेक्स्ट जेएस की कम्युनिटी को कि बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी नहीं है जो सर्वर से करती हैं, छोटी छोटी मेन्यू आइकन इस तरह की। तो अभी वो नहीं सपोर्ट कर रही सर्वर को, लेकिन बहुत फास्टली ऐसी एपीआई लाइब्रेरीज बन रही हैं। हम जब तक कोर्स खत्म करेंगे आपको बहुत सारी एपीआई, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी बनती नजर आएंगी जो सर्वर साइड से रेंडर होंगी। तो ये अभी थोड़े मसले चल रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। लेकिन ये है कि हम खुद से लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ी बहुत, मतलब कस्टम बना लेंगे फिलहाल, या फर्दर जब तक हम यूज कर रहे होंगे तब तक बन जाएंगी ऐसी एपीआई। ये सर्विसेज के अंदर है। मैं जाता हूँ सर्विसेज में।
क्या लिखा हुआ है, इज नॉट येट सपोर्टेड इन क्लाइंट कंपोनेंट ओनली सर्वर कंपोनेंट दिस एरर इज ऑफ्टन कंसीडर्ड बाय यूज। वो एक तो वो ये एरर दे रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, ये नहीं यूज कर सकते वेट, और ये जैसे हम ये खत्म करेंगे तो वो क्लाइंट साइड मतलब वो चलने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे चलने की कोशिश करेगा तो उसमें फिर एरर आएगा कि ये वाला ओआरएम आप क्लाइंट साइड से यूज नहीं कर सकते। जैसे लाइक अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं, ये बना देता हूं इसको, सही है। अब इसमें ये सारे एरर आने लग गए हैं अब फर्दर के इसके अंदर जो है वो नहीं चला सकते सर्वर साइड कंपोनेंट। किधर गया है, ये मोंगोज के सारे एरर आने लग गए हैं, सही है। और इसमें मेनली एरर ये होगा कि आप क्लाइंट के कंपोनेंट को सर्वर साइड पे, सॉरी सर्वर वाले फंक्शन को क्लाइंट पे ऐसे कॉल नहीं कर सकते, सही है। तो इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यही कंपोनेंट मेरा यही ओआरएम मोंगोज ना होता, फायरबेस सर्वरलेस आर्किटेक्चर का कोई भी होता, तो मैं इवन यूज क्लाइंट के अंदर भी उसको कॉल कर सकता था, मेरे पास आजादी थी, सर्वर साइड भी कर सकता हूं और क्लाइंट साइड भी। क्या क्यों कर सकते हैं, उस पर क्यों नहीं? देखो ना, वो मैं बोल रहा हूं कि ये जो ओआरएम है ये बना ही सर्वर के लिए है, वो सर्वरलेस के लिए बना है, मतलब उसके ओआरएम में कुछ एक्स्ट्रा कोड भी है जो ये टैकल कर रहा है कि क्लाइंट सर्वर को भी हैंडल करना है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड भी उन्होंने मैनेज किया है इस चीज का, लेकिन ये मोंगोज वगैरह में नहीं किया। इसी तरह अगर हम इसको बंद कर देते हैं और दूसरा कोई ओआरएम में भी इसमें कोई प्रिज्मा वाला ओआरएम भी था, अगर वो हम ट्राई करेंगे वो भी सेम ही एरर देगा। वो क्या कहेगा कि डाटा नहीं मिलेगा क्योंकि जो है वो सर्वर साइड ओआरएम है। हाँ जी, नहीं सपोर्ट करता फायरबेस को प्रिज्मा। हाँ जी, फिर फायरबेस वाला सिर्फ ओआरएम यूज कर सकते हैं। हाँ, फायरबेस के अंदर बैकएंड नहीं, बैकएंड का फायरबेस से क्या लेना देना, कुछ नहीं। बैकएंड तो हम लिखते हैं route.js में, वो आपने लिखनी है तो लिख लें, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा आपको फीचर मिल रहा है ना, इवन वेदर फ्रंट एंड पे आप फायरबेस को कॉल करें या बैकएंड पे करें, फंक्शन ही कॉल करना है ना हमने। ओआरएम फंक्शंस हैं, जब मैं ओआरएम बोल रहा हूं तो उसने हमें फंक्शंस दिए हैं। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिखाया है ना इधर, जैसे मैंने आपको ये देखो यूजर मॉडल डॉट फाइंड, ये फाइंड का कोड मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने एक लफ्ज लिखा है। ये क्या कर रहा है, डाटाबेस में से डाटा ला के दे रहा है फाइंड करके। इसी तरह ऐड करना है तो ऐड का फंक्शन होगा, अपडेट करना, 4 फंक्शन है उससे डाटाबेस से जो ओआरएम बात कराता है, वो 4-5 फंक्शन देता है हमें, उसको हमने यूज करके डाटाबेस में ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना। सही है। अब ये चीज हो गई। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो और कोई डिफरेंट ओआरएम होगा तो उसका, तो आइडिया ये है कि अगर हमें फायरबेस यूज करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फायरबेस का ओआरएम यूज करना पड़ेगा। फायरबेस का ओआरएम है उसको हम बोलते हैं firebase.js। उसके ओआरएम का नाम है firebase.js, सही है। अच्छा, इसको हमें डेफिनेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा, काफी बड़ा ओआरएम लग रहा है। अच्छा, इसमें भी अब देखो हर ओआरएम को, मैंने बोला था ओआरएम में 2 चीजें होती हैं हमेशा, कौन कौन सी, एक कनेक्शन और दूसरा फंक्शंस, कि डाटा ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना, अपडेट, ये 2 चीजें मैंने बोला था ना। कोई भी ओआरएम ले ले आए तो उसमें 2 चीजों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा, कनेक्शन एंड फंक्शन कॉलिंग, सही है। 2 चीजें हमें देखनी है। अच्छा, अब अगर हम फायरबेस ओआरएम के साथ जाते हैं तो हमें इसमें भी क्या देखना पड़ेगा, कनेक्शन एंड फंक्शन। अच्छा, कनेक्शन के लिए उसने ये कोड दिया है कि इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं, अभी हम सीखेंगे कैसे होता है। अब कनेक्शन भी कोई मुश्किल नहीं है, देखो ओआरएम को पढ़ना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है हमने, तो कॉपी पेस्ट करने हैं फंक्शन। हमने देखा कौन सा कोड खुद करना है, फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है, ये देखना कि वो ओआरएम इनपुट कैसे ले रहा है और हमें आउटपुट कैसे देगा, यही चीजें, और कनेक्शन कैसे बनाना है। हर ओआरएम, चाहे प्रिज्मा, मैंने आपको जेनेरिक कर दिया ना कंसेप्ट, चाहे प्रिज्मा है, मोंगोज है
या ड्रिजल है या पीजी एडमन है, और कौन सा था, एस्क्विलाइज, और इस तरह के बहुत सारे हमने ओआरएम डिस्कस किए थे, सुपरबेस CLI और firebase.js, ये सारे ओआरएम्स हैं। इन ओआरएम में दो कंपोनेंट होते हैं मेजर, दो कंपोनेंट, एक कनेक्शन और दूसरा उसके एक्शंस कि क्या क्या डाटा CRUD कैसे अप्लाई होगा, ऐड डिलीट अपडेट। तो अब जैसे फायरबेस के पास चले गए तो उसने कहा कि भाई ऐसे कनेक्शन बनाना है, और नीचे उसने फंक्शन दे दिए भाई ये देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है, गेट डॉग्स। गेट का मतलब क्या होता है, डाटा गेट लेके आओ। वो कह रहा है ये फंक्शन यूज करोगे डाटा आ जाएगा, सही है। इसी तरह ऐड करोगे तो ऐड का फंक्शन दिया है, डिलीट करना है डिलीट का फंक्शन, 4 फंक्शन दिए हैं, उसको यूज करना है, आपका काम खत्म। बात समझ आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो लेकिन ये है ओआरएम जिसका काम है डेटाबेस और डाटा सर्वर को या क्लाइंट को आपस में कम्युनिकेट करवाना। क्लाइंट इसलिए बोल रहा हूं अगर सर्वरलेस का फ्रेमवर्क है। अब अगर हमारे पास एक और फंडामेंटल होता है कि जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिफाइन करना है ना, वो एक सेपरेट चीज है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओआरएम में डेटाबेस के आर्किटेक्चर को भी हमने डिस्कस नहीं किया, यानी कि आप फुली डेटाबेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ज्यादा अच्छा अगर समझना है आपने। अच्छा, उस 3 हिस्सों में क्या होगा, डेटाबेस जब भी हम यूज करेंगे उसके 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हमारे पास कनेक्शन, और डेफिनेटली ये थ्रू किसके हो रहा होगा, ओआरएम। फिर एक कंपोनेंट होगा हमारा डेटाबेस CRUD बोल लेते हैं इसको, ऐड डिलीट अपडेट। ये भी इसकी किसके थ्रू हो रहा होगा, ओआरएम के थ्रू हो रहा होगा। अच्छा, तीसरा एक इसके अंदर कंपोनेंट शामिल होता है जिसका नाम है डेटाबेस डिजाइन, या आर्किटेक्चर बोल लो इसको दूसरे और जुबान लफ्जों में, सही है। डेटाबेस डिजाइन या आर्किटेक्चर, ये मेन चीजें हैं। डेटाबेस डिजाइन मतलब भाई कितने टेबल बनाने हैं, वो डाटा किस फॉर्मेट में सेव होगा, किस कलेक्शन में सेव होगा, किस टेबल में सेव होगा, उसका फॉर्मेट क्या है। लाइक यूजर्स हैं उसको कहां सेव करेंगे, स्टूडेंट है उसको किस तरह सेव करेंगे, इसको हम डेटाबेस का डिजाइन या आर्किटेक्चर बोलते हैं, सही है। ये तीनों चीजें हमारी होती हैं। कुछ जो ओआरएम है वो डेटाबेस का डिजाइन भी थ्रू ओआरएम ही हम कर सकते हैं, और कुछ में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, सही है। तो यानी कि ये आपके पास 3 कंपोनेंट हैं जो एक ओआरएम से हम इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस का डिजाइन, डेटाबेस के डिजाइन के अंदर होगा कि डाटा सेव कैसे होगा। सेव होने का मतलब है अगर टेबल में हो रहा है तो टेबल के कौन कौन से कॉलम होंगे और कितने टेबल होंगे। लेट्स सपोज हमने बनाना है टू टू ऐप, भाई टू टू ऐप बनाने के लिए कितने टेबल बनाने हैं, और उस टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, और उन कॉलम के अंदर जो डाटा होगा उसकी टाइप क्या होगी। इसको हम कहते हैं डेटाबेस का डिजाइन। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये हमने CMS में भी डिजाइन किया था ना, कि भाई ये कलेक्शन होगी या ये टेबल होगा और उसमें ये कॉलम होंगे और उसमें ये उसकी टाइप्स होंगी। तो सेम इसी तरह का हमें डेटाबेस का डिजाइन बनाना पड़ता है इस वाले आर्किटेक्चर के अंदर भी। बात समझ, हाँ एक तरह के, लेकिन वो सिर्फ CMS है ओनली स्टैटिक डाटा के लिए। यहां पे हम रियल टाइम काम कर सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट एक्शन चेंज करने हैं। वो जो CMS हमने यूज किया था वो सिर्फ स्टैटिक के लिए, उसमें चेंजेस नहीं होते, उसमें ज्यादातर डाटा को हमें रीड करना है। अगर आपने देखा भी हो उसमें हमने ऐड डिलीट और अपडेट नहीं किया था, वो हम करते हैं उसके एडमिन पैनल से, और उसमें सिर्फ हम रीड ऑपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो CMS ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज के लिए नहीं है बने, वो हेडलेस CMS सिर्फ स्टैटिक डाटा को हैंडल करने के लिए बने। अब ये जो है ये हम अपना खुद, और वो उसकी सारी बैकग्राउंड की सेटअप खुद ही करता था, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे भी कुछ ऐसे भी ORM हैं जो ऐसा करने को दे रहे हैं, लेकिन स्टिल हम अपनी मर्जी से डाटाबेस की चीजें कर सकते हैं। हाँ जी, बैकएंड ही देते हैं CMS, एक ट्रेडिशनल होते हैं, वो फ्रंट एंड भी साथ ही देते हैं। वो सारा कुछ फिर उसके बैकग्राउंड में चला गया ना, फिर उसका फ्रंट एंड भी हमारे उसने डैशबोर्ड से ही हो, जिस तरह वर्डप्रेस है,
फ्रंट एंड भी उधर ही डिजाइन हो रहा है, बैक एंड शैक एंड सब उसकी जिम्मेदारी। अभी तो ये था कि हेडलेस में कि थोड़ी जिम्मेदारी हमने ली हुई थी फ्रंट एंड लेवल की, बाकी सारी उसकी थी। तो अब इसमें क्या है कि सारी जिम्मेदारी ट्रेडिशनल में तो उसके सिर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि डेटाबेस का अगर हम ORM यूज करते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, कनेक्शन कैसे बनेगा, दूसरा कंपोनेंट उसके करंट कैसे अप्लाई होगा, और तीसरा कंपोनेंट उसका डेटाबेस का डिजाइन या आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन करेंगे। आर्किटेक्चर या उसके अंदर क्या मतलब होता है कि स्कीमा मतलब कि कितने टेबल होंगे, डेटा किस फॉर्मेट में सेव होगा। जैसे टू डूज सेव करने हैं तो वो किस फॉर्मेट में सेव होंगे, स्ट्रिंग मतलब कौन कौन से कॉलम होंगे और कितने टेबल होंगे। हम नॉर्मली सारा कुछ एक टेबल में नहीं ना डालते, एक ही टेबल में डाली जा रहे हैं, यूजर भी इंफॉर्मेशन टू डूज की भी, फिर मुश्किल होगा ना उसको फाइंड करना। तो इसलिए हर चीज का लहदा हम टेबल बनाते हैं। डेटाबेस का पूरा डिजाइन बनता है, उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सही है, अच्छा इसको स्ट्रक्चर बोल देते हैं, वो ज्यादा इस आर्किटेक्चर जरा मोर डेवलपमेंट लाइक टर्म है। डेटाबेस डिजाइन या स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि वो कैसा होता है। सही है, अच्छा अब जो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर भी हमने इसका डिजाइन जो है वो बनाया होगा, जो है ये देखें। अब ये मैंने आपको एक ORM दिखा रहा हूं। उस ORM का पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया कनेक्शन, वो मैंने डाटा db.js कॉन्फ़िग करके फोल्डर में कर लिया। अभी मैं कोड पे नहीं आ रहा कैसे है, मैं आपको तीनों कंपोनेंट दिखा के समझाने लगा हूं। सो ये सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी हमने किसी डेटाबेस से बात करनी है हमें क्या चाहिए, ORM चाहिए। फिर ORM को हमें फाइंड करना है कि कौन सा यूज करना है, उसकी फिर क्या क्या चीजें देखते हैं ये देखने के लिए, उसके डाउनलोड, उसके कितनी फैमिलिटी है, किस तरह पॉपुलर हो रहा है, वो चूज कर लिया हमने। ORM चूज करने के बाद हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल। क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैंने एक ORM इंस्टॉल किया जिसको क्या बोल रहा हूं मैं, मोंगोस। अच्छा वो इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने क्या करना है उसका, सबसे पहले उसका देखना है ORM चूज कर लिया, ORM इंस्टॉल कर लिया। आप उसके तीनों कंपोनेंट देखने हैं कौन कौन से, कनेक्शन, DB का करंट कैसे अप्लाई होगा और उसका डिजाइन कैसे होता है। सही है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्शन करने के लिए नॉर्मली Next.js में हम कॉन्फ़िग करके फोल्डर बनाएंगे ताकि सारी कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन टाइप उसमें आए। उसमें मैंने db.js करके बना लिया। सही है, इसके अंदर मैं कोड लिख दूंगा कि कनेक्शन कैसे बनना है। मेरी बात समझ आ गई आपको। अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए कि वो डेटाबेस मेरी कहां पे रन हो रही है, उसका URL। देखो ना, मेरे सर्वर ने मेरी डेटाबेस से कनेक्शन, ORM ने कनेक्शन बनाना है भाई, डेटाबेस कहीं चलती होगी तो कनेक्शन बनेगा ना। तो वो चलाने के लिए हमने फिर लास्ट टाइम की कम्युनिकेशन याद जहन में लेके आओ, वो क्या थी कि हम बनी बनाई सर्विस यूज कर लें या हम खुद अपना सर्वर लेके उसमें अपनी डेटाबेस को चलाएं। तो हमने कहा था सर्विस यूज कर लेंगे। अब जब सर्विस करेंगे तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, एक URL मिल जाएगा। वो URL मैंने env में यहाँ पे लाके रख दिया। ये देखो, ये मैं एक सर्विस यूज कर रहा हूँ, उसका URL है। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वहां से डेटाबेस क्रिएट की, उसने मुझे URL दे दिया क्योंकि मैं सर्विस यूज कर रहा था। अब मेरी वो सारी जॉब खत्म, मैंने 1 मिनट में URL गेट कर लिया जहां मेरी डेटाबेस चल रही है। सही हो गया। अच्छा अब मेरे ORM ने क्या करना था, कनेक्शन बनाना था किसके साथ, मेरी DB के साथ। अब उसने क्या किया, mongoose.connect, मैंने उसको URL दिया भाई इस DB से कनेक्शन बना लो। उसने कनेक्शन बना लिया और ये वाला पार्ट हो गया एंड। अब दूसरा पार्ट था कि डेटाबेस के अंदर जो आप डाटा सेव करोगे उसका डिजाइन क्या रहेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, एक मॉडल करके फोल्डर बना के यहाँ पे जिस तरह सैनिटी का स्कीमा बनाया था वैसे स्कीमा बना लिया। उसमें बोला मैंने कि फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगी और फोन नंबर होगा। मैंने उसकी डिटेल यहां डाल दी। ये इसको बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन या स्ट्रक्चर, कि मेरी डेटाबेस कैसी होगी। अब चूंकि एक ही अभी मैंने टेबल बनाया, मैंने इसको एक लिख दिया है। अगर एक से ज्यादा बनाने हैं तो ज्यादा बना लेंगे, जितने मर्जी बनाई जाए टेबल या कलेक्शन। बात समझ आ गई यहां तक। दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया, यानी कि ये पार्ट भी हो गया और ये पार्ट। अब आ जाते हैं करंट के ऊपर। हमने क्या किया,
अपने पेज के अंदर गए, हमने वहां जाके उसका एक फंक्शन इतना आसान है, डॉट फाइंड फाइंड कर लेगा, डॉट फाइंड मैनी कर लेगा, डॉट डिलीट डिलीट कर देगा, डॉट अपडेट अपडेट कर देगा। ऐसे छोटे छोटे फंक्शन है, कोई ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, वो हम एक्सप्लोर कर लेंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई यहां तक मुश्किलात? मतलब हमने चारों फंक्शन डाटा ऐड डिलीट अपडेट वो भी सीख लिए और साथ में ये भी सीख लिया। अब ये हमने यूज क्लाइंट में कॉल किया, जो कि अगर मोंगोज है तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना। अगर मोंगो है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक हो गया? यहां तक किसी को इशू कोई? बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं चाहता हूं भाई मैं ORM यूज करूंगा फायरबेस वाला, उसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले फायरबेस को इंस्टॉल करूंगा, ORM को, फिर उसका क्या बनाऊंगा? कनेक्शन, और फिर क्या बनाना है? डेटाबेस। अच्छा, फायरबेस के लिए क्या होता है कि डेटाबेस डिजाइन को कहता है मुझे सेपरेट बनाने की, आपको फाइल बना के मुझे देने की जरूरत नहीं है। उसने और आसानी पैदा कर दी, मतलब वो खुद से बैकग्राउंड में खुद ही, यानी कि हम जब डाटा ऐड डिलीट कर रहे होते हैं ना, वो रन टाइम पे खुद ही स्कीमा बना लेता है, उसका खुद ही टेबल बनाई जाता है, वो भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और डीबी के क्रेड के उसने हमें 4-5 फंक्शन दे दिए। बात समझ आ गई? हाँ, अगर हम प्रिज्मा यूज करेंगे तो फिर उसमें भी क्या करेंगे? कनेक्शन बनाएंगे, डेटाबेस का डिजाइन बनाएंगे और क्रेड बनाएंगे। अच्छा, उसका भी मैंने यहाँ पे है, मैं कुछ दिखाता हूं। यहाँ पे आपने क्या करना है प्रिज्मा के केस में, यहाँ पे होना चाहिए एक एग्जांपल। हाँ, लेकिन उसके मेन फाइल नहीं मिल रही ना। चलो, यहाँ पे आप सोचो जिस तरह मैंने मॉडल जैसी फाइल बनाई है, ऐसे प्रिज्मा की भी फाइल बनेगी, उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट रहेगा और उसका भी कनेक्शन हमारा बन जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, हम अभी किसी एक के अंदर डीप डाइव नहीं करते, हम अभी कंसेप्ट बनाने के लिए ना 1 बाय 1 सारे ORM की ना जस्ट हेलो वर्ड देखते हैं कि उनको इंस्टॉल करें, कनेक्शन बनाएं, उनका ऐड डिलीट अपडेट चला के देखें। बात समझ आ गई हमारा? और मैं आपको लिमिटेड नहीं करना चाह रहा, आपका माइंड रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा, ताकि आपका माइंड खुले कि भाई ऐसे भी होता है। मतलब आपको समझ आ गई ना, फिर आप दुनिया की कोई डेटाबेस आ जाएगी, आपने सबसे पहले सोचना है भाई ORM कौन सा यूज करना है। ORM चूज कर लिया, फिर हमने सोचना चाहिए भाई कनेक्शन कैसे बनाना है, कनेक्शन बन गया, फिर हमने सोचना चाहिए डिजाइन कैसे होगी डेटाबेस, वो कर ली, फिर हमने सोचना चाहिए CRUD कैसे अप्लाई होगा, डाटा ऐड डिलीट अपडेट कैसे करना है, डेट्स इट। ये 3 कंपोनेंट है, ये हमें समझ आ गए, हम दुनिया की किसी भी डेटाबेस में डाटा का CRUD अप्लाई कर देंगे, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी किस्म की। इतनी किसी को बात ना समझ आई हो? कोई इशू या प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं है, पक्की बात है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक सबके प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर फिर एक एक ORM सबके ट्राई करेंगे, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि हमें क्या चीज अचीव करनी है। हम चलते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, प्रैक्टिस अभी करेंगे ना, एक ORM को सिलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड पे। पहले मैं समझा दूं कि सारे ORM कैसे काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों की आसानी हो जाएगी। इतना सबको समझ आ गया कि भाई ORM जैसे होते हैं और उसके अंदर जो भी मामला थे वो क्लियर हो गए? सही है।